नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी। इसके साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। सरकार सदन में 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। बजट को लेकर सरकार ने खास तैयारियां की हैं। इसके साथ ही इस सत्र में सरकार दंगाइयों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाएगी, जिसके तहत दंगे में हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जाएगी और इसके लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र 26 फरवरी से शुरू होने वाला है और इसमें जो अहम बिंदु रहने वाला है वो बजट रहने वाला है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस विधानसभा सत्र में लाने वाले हैं, वो है कि जिस तरह से जो दंगाई है वो सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति का जो नुकसान करते हैं, अब उनसे ही ये वसूली की जाएगी। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली ये विधेयक विधानसभा सत्र में लाया जाएगा, जिससे पहले ही जो विपक्ष है वो हमलावर राज्य सरकार के होते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और भाजपा लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। अगर ये विधानसभा में पारित होगा तो इस पे कांग्रेस पूर्ण रूप से विरोध करेगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो भाजपा इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। भाजपा के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं ये दंगाइयों और जो उपद्रवी है और साथ साथ जो आतंकवादी है उन पर कड़ा प्रहार करने की जो बात कही गई है वो करेगी और जिस पर जो धामी सरकार है वो सख्त नजर आती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से ये विधेयक सामने आएगा और उसके बाद ये पारित होगा, लेकिन फिलहाल जो राजनीति है इसमें गर्माती हुई नजर आ रही है। कैमरा निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। सोमवार से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि 4 दिन का सत्र हो रहा है जो नाकाफी है। जो हमसे छोटे राज्य हैं वहां 3 हफ्ते तक बजट पर चर्चा होती है, जबकि हमारे राज्य में महज 3 दिन के भीतर ही बजट सत्र सिमटा दिया जाता है। विधानसभा के सत्र के अंदर आज राज्य का कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। किसी भी मामले को अगर आप चाहें तो उठा सकते हैं। हर चीज समस्या बन गई है। जैसे बेरोजगारी बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार चरम पर है, स्वास्थ्य के हालात बदहाल हैं, रेफर सेंटर हमारे अस्पताल बन के रह गए हैं, शिक्षा जो हर गांव तक पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया था उसका एकीकरण करके शिक्षा के अधिकार को लोगों से छीनने का काम करने की तैयारी है। जो है उच्च शिक्षा में अम्ब्रेला एक्ट लाकर सरकार जो है कि महामहिम राज्यपाल जी के अधिकारों पर भी अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था को चंद पन्नों में जो हमारे नियमावलियों से समेटना चाह रही है। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बदहाल है। महामहिम राष्ट्रपति हमारे राजधानी में होते हैं और उनके काफिले से मात्र 200-300 मीटर दूर 20 करोड़ की जो है लूट हो जाती है, उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं। तो वहीं बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जो है विधानसभा का बजट सत्र आउट हो रहा है और इसमें मेन जो पुलिस की व्यवस्था रहती है वो विधानसभा के जो बाहरी एरिया है उसमें जो है पुलिस व्यवस्था रहे, क्योंकि बहुत सारे जुलूस, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोग वहाँ पहुँचते हैं अपनी बातों को लेकर। हमारे जो अलग अलग 7 बैरियर्स बने हैं उन बैरियर्स पर ही जुलूस को रोक लिया जाता है किसी भी दिशा से आ रहा है और फिर वहीं पर उनका ज्ञापन ले लिया जाता है। कभी कभी अति उत्साह में बहुत लोग कुछ गेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सभी हमारी गेट ड्यूटी हो चाहे अंदर की ड्यूटी हो, सभी को भली भांति जहां अधिकारियों को ब्रीफ कर दिया गया है। अब इसके बाद मौके पर समस्त पुलिस बल को कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक सभी को ब्रीफ किया जाएगा, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है। सदन में कहीं कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, हमारे जितने माननीय विधायक मंत्रीगण है वो भी समय से वहाँ पहुँच जाए, कहीं यातायात व्यवस्था में दिक्कत ना हो।
इसलिए यातायात के लिए अलग से डाइवर्जन पॉइंट भी बनाए गए। कोई अगर जुलूस, धरना, प्रदर्शन चल रहा है तो आमजन को भी दिक्कत ना हो, इसके संबंध में सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार भी किया। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जनसभा को संबोधित किया। आइए आपको सुनवाते हैं। बात है पूरे विश्व के अंदर भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाली बात है, जो प्रधानमंत्री जी के मन की बात के इस एपिसोड में और प्रत्येक एपिसोड में इन पर लोगों को बताया गया है। एक विचार किस प्रकार से सामाजिक सरोकारों का आधार बन जाता है, किस प्रकार से पूरे समाज को प्रेरित करने का काम करता है। मन की बात एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भी विषयों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है, सभी जन जागरण के लिए एक सशक्त माध्यम बने हैं और हमारे देश के नागरिकों पर, जिन लोगों ने भी मन की बात को सुना है, एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का उनके अंदर प्रभाव हुआ है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी है। हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की शक्ति बढ़ी है। हमारे उत्तराखंड के भी अनेक जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, हमारी महान विभूतियां हैं, हमारे यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, उन सभी को इन कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक कार्यक्रम में उनको कहीं ना कहीं सम्मिलित करने का काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये टोपी पहनकर उन्होंने उस दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था, दुनिया को संबोधित किया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो उन्होंने किए हैं और इसके जरिए उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है। और ये भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपने आप नहीं आता है, इसे कमाना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। और मोदी जी ने आज देश का दिल तो जीता ही है, दुनिया का भी दिल जीता है। आप देखिए कि जितने भी देश के दुनिया के सर्वे आ रहे हैं, उन सारे सर्वे में प्रधानमंत्री जी की रेटिंग विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की आ रही है, हर एक एपिसोड में, हर एक सर्वे में। और उसी भरोसे का प्रतिफल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार भी देश के अंदर लगातार बेहतर कार्य कर रही है। एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है, काम करने का तौर तरीका बदला है, परफेक्शन आया है, हर चीज में पारदर्शिता आई है। जो बच्चे पहली बार 18 साल के हो रहे हैं, पहली बार जब वो वोट करने जाएंगे तो उन्होंने देखा नहीं होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक कौन सी सरकार थी। उस समय वो नहीं इन चीजों को समझ पाते होंगे क्योंकि बहुत छोटे रहे होंगे। और 2004 में पैदा होने वाले बच्चे तो वैसे भी जो है उन्होंने नहीं देखा होगा, जो 18 साल के आज हो रहे हैं, पहली बार मत का प्रयोग करने वाले हैं कि उस समय की सरकार किस प्रकार से घोटाला करती थी, किस प्रकार से लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम करती थी, तमाम प्रकार से लोगों के बीच में दरार डालने का काम करती थी। देश किस कार्य संस्कृति से गुजर रहा था, घपलों घोटालों को देश के नाम से हम जाने लगे थे। सड़कों की स्थिति क्या थी, देश के अंदर जो आज अच्छे हाईवे बन गए हैं, अच्छी सुविधाएं बन गई हैं, अच्छे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अच्छे आज एजुकेशन के फील्ड में, तमाम सारे नए जो काम आज हम सब के सामने हैं। तो वो नई पीढ़ी के सामने उस समय की स्थिति नहीं है। तब का भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है, 2014 के भारत से जब हम तुलना करते हैं 2024 के भारत की, तो अंतर साफ दिखाई देता है। आज पूरे विश्व के अंदर जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम कहते थे, हमारी संस्कृति कहती थी कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, हम तो समस्त संसार की चिंता करते हैं। अयम निजम परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम कुटुंबकम। तो इस धारणा को मानने वाले, इसको धारणा को चरितार्थ करने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़ कला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 76 में मन की बात का 110वां संस्करण सुना और पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को भी सुनाया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम लोगों को नए कार्य करने और समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम हर महीना के आखिरी में होता है। उन्होंने कहा हर संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रोचक जानकारी देते हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज के संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी के 110 में मन की बात एपिसोड को सुनने का मौका मिला और हम जितनी बार ये मन की बात सुनते हैं ऐसा कुछ नया हमें जानने को मिलता है, जिसका लाभ देश की जनता व समाज को मिलता है। जहां प्रधानमंत्री जी ने आज ड्रोन दीदी का जिक्र किया, उसके माध्यम से कुछ बहनों से भी संवाद किया और आज ड्रोन का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सर्वेक्षण का क्षेत्र हो, और अब तो दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के द्वारा दवाइयां भी भेजी जा रही हैं और सामान भेजा जा रहा है। इसके बारे में जानकारी आज यहाँ पर मिली और बकरी पालन को बढ़ावा देने का बात मोदी जी ने कही। जो स्कीम चल रही है उसकी जानकारी लोगों को नहीं है और आज क्योंकि जब बकरी 2 साल में 9-10 बच्चे दे देती है तो उसमें 5 बच्चे बैंक वाला लगता है और बाकी जो लाभार्थी है उसको मिलता है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में दुग्ध संघों के नवनिर्वाचित सदस्यों और अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। हमने यूसीसी, वो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूसीसी जो हमने लागू किया है वह भी हमारी माँ गंगा की तरह है। उत्तराखंड से निकला है, जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलती है, पूरे देश को जल जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये यूसीसी भी हमारा निकलकर पूरे देश के लिए आने वाले समय में मॉडल बनेगा। गंगा की तरह सबको समानता का अधिकार देगा, सबको आगे लाने का काम देगा, सबका सशक्तिकरण करेगा, मातृशक्ति का सशक्तिकरण करेगा, बुजुर्गों को शक्ति देगा, उनकी सुरक्षा करेगा और सबको समानता का अधिकार देगा। क्या हमारे राज्य में क्या है कि हम कोई भी मॉडल अगर अपनाना चाहें, कोई भी मॉडल बनाना चाहें, किसी भी दिशा में हम बढ़ना चाहें, तो बहुत जल्दी कम समय में प्रयास करने से हम एक आदर्श स्थिति में आ सकते हैं। ऐसी आदर्श स्थिति कि लोग कहें कि दुग्ध विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड ने इस प्रकार से काम किया और कुछ वर्षों में उत्तराखंड यहाँ पहुंच गया। अब ये प्रश्न ये मेरा नहीं है, ये बहुगुणा जी का भी नहीं, सौरभ जी का भी नहीं, हम सबका है ये प्रश्न। और इस प्रश्न का जब उत्तर हम लोग सब लोग मिलकर खोजेंगे ना, कि आप जरूर लिखिएगा कि आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम गए थे, शपथ ग्रहण बहुत अच्छा हुआ, बहुत भव्य हुआ, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरी। लेकिन जो आगे चलकर हमारे सामने जो प्रश्न हैं, जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जिन मानदंडों पर हमको आगे बढ़ना है, जिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमने अपने संकल्प को सिद्धि में बदलना है, उनको पूरा करने के लिए हम सबको एक साथ अनुसंधान करना है तो अनुसंधान करना पड़ेगा, विचार करना है तो विचार करना पड़ेगा। उत्तराखंड के जो किसान हैं उनको समृद्ध बनाने के लिए हमने विकल्प रहित संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन यानी आंचल, ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चाहे आज दूध खरीदना हो, गोवर्धन योजना के तहत गोबर की खरीद करना हो, पशुपालन से जुड़े जो नवाचार हैं, नए काम, नवाचार माने नए काम, उनको समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है, किसानों एवं पशुपालकों तक पहुंचाना हो। उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन बहुत ही लगन के साथ काम कर रहा है।
जैसा 2021 में लगभग 1,90,000 लीटर दूध का उत्पादन होता था, आज 23-24 में लगभग 2,18,000 लीटर प्रतिदिन हो रहा है, जो एक बहुत ही सकारात्मक बढ़ोतरी है। अब हम इस नए नजरिए से नए कामों पर अगर विचार करें तो बढ़ोतरी के रेशियो को और बढ़ाया जा सकता है और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में नैनीताल जिला सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपको बताना चाहिए सबको, अन्य जो हमारे जिले हैं वो जिले भी कैसे आगे बढ़े और इस पर शोध भी होना चाहिए कि आखिर नैनीताल के किसान और दुग्ध उत्पादक ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि वहाँ दुग्ध उत्पादन हो रहा है और अन्य जिलों में अभी हमको थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं सभी जिलों में जाता हूँ, पूछता भी हूँ, तो अभी भी दूध की जो आवश्यकताएं हैं उनको काफ़ी सारी आपूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। गायों की जो नस्ल उसको सुधारने के लिए भी हम लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अभी हमने उत्तराखंड के चंपावत में हमारे यहाँ पर पशु फार्म की स्थापना जो की गई है वो इसी दृष्टि से की गई है। साथ ही दुधारू पशुओं की जो नस्ल में सुधार हो, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़े, इस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो देसी नस्ल बद्री गाय है, जिसकी दूध देने की जो क्षमता थी काफ़ी कम हो गई थी, अब उसकी सुधार के बाद बद्री गाय के दूध की क्षमता में भी 2 गुना बढ़ोतरी हो गई है। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक 26 फरवरी को आयोजित होने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के प्रत्याशी पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि पार्टी ने हर लोकसभा सीट के लिए 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती की थी, जिसमें निकट के दावेदारों से संपर्क करके रिपोर्ट तैयार करनी थी। वहीं पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और संसदीय बोर्ड की बैठक में ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्यक्ष के नाम का फैसला लिया जाएगा, जिसमें यह साफ हो गया है कि जल्द ही भाजपा अपने प्रत्याशी लोकसभा में उतारने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मन की इच्छा, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जो हमारा प्रदेश का संसदीय बोर्ड है, उसके माध्यम से नामों पर चर्चा होगी और उसके उपरांत जो हमारा हाईकमान है, संसदीय बोर्ड है, वही इन सब चीज़ों को फाइनल करेगा। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी प्रथम चरण में 5 लोकसभा में कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के लिए कार्यकर्ताओं की टोली गई है। उसके उपरांत कल संसदीय बोर्ड उत्तराखंड की बैठक होगी और उसके बाद संसदीय बोर्ड दिल्ली में इसका निर्णय होगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद, पिछली बार हमने 50% से अधिक वोट उत्तराखंड राज्य के अंदर प्राप्त किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ही नहीं दुनिया के नेता बन गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक वर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अशोक वर्मा ने अपना त्यागपत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भेजा। अशोक वर्मा ने व्यक्तिगत कारण बताई कांग्रेस से छोड़ने की वजह। आपको बता दें कि अशोक वर्मा पिछले 44 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस से जुड़े थे। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और पौड़ी की जन समस्याओं को लेकर अब युवा छात्र सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता दें कि हेमवंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र कल शहर में युवा महाक्रोश रैली निकालेंगे, जिसके जरिए सरकार से सशक्त भू कानून की मांग करेंगे। साथ ही पौड़ी की समस्याओं का निराकरण न होने पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। 7 दिन के अंदर मांग न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अगली खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने आज भानियावाला से डोईवाला तक रैली का आयोजन किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज राज्य को बने 24 साल हो गए, लेकिन राज्य की मूल भावना के अनुरूप उत्तराखंड का निर्माण होना बाकी है।
24 वर्षों में यदि आप उत्तराखंड को देखेंगे तो जिन मूल अवधारणा के लिए इस राज्य के लिए 42 से ज़्यादा शहादत दे के राज्य लिया, उस पर काम होते हुए नहीं दिख रहा है। और आज इन 24 वर्षों में विकास के नाम पर उत्तराखंड के साथ जो ठगी हुई है, ये उसी का परिणाम है कि पूरे उत्तराखंड का जनमानस पुनः राज्य आंदोलन की तरह सड़कों पर उतर कर कह रहा है कि हमें मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए। और इसके पीछे मूल अवधारणा ये है कि यदि यहाँ पर सख्त मूल निवास और भू कानून लागू नहीं हुआ तो जमीनें हमारी बिक गई हैं। स्थायी निवास बनाकर नाले खाले में बाहर के लोगों को बसा दिया गया है। हर विधानसभा में 35 से 40 हजार वो लोग आ गए जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। 1950 साल होने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने कानून में जी नहीं देख रही है। और हम सरकार को कई बार पूरे उत्तराखंड में आंदोलन कर चुके हैं, रैलियां निकाल चुके हैं, 1950 लागू हो रहे और सशक्त भूमि कानून लागू हो रहे, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। उत्तराखंड क्रांति आप मूल निवास 1950 के लिए आप पार्टी को तैयार है, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम तैयार है। जिस तरह हमने राज्य बनाया उसी तरह मूल निवास 1950 लागू करा के रहेंगे और सशक्त भूमि कानून लागू करा के रहेंगे। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कपीरी क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर कपीरी विकास संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष खिलदेव सिंह रावत ने की। बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि 27 फरवरी को कपीरी संघर्ष समिति के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें 15 दिनों के समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पूरे क्षेत्र की जनता लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मनुष्यारी में क्षेत्र में कड़ाके की ठंड हो रही है, जिसके चलते विकास मनुष्यारी में ऊपरी इलाके में हो रही भारी बर्फबारी के बीच हिमनगरी मनुष्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है, जिसमें मनुष्यारी क्षेत्र में भारी ठंड पड़ रहा है। ठंड के कारण आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। तो वहीं उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मसूरी के शहीद स्थल पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। आंगनवाड़ी वर्कर्स की मसूरी ब्लॉक अध्यक्ष जयश्री बिष्ट के नेतृत्व में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदेश की सरकार पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की अनदेखी का आरोप लगाया। आंगनवाड़ी वर्कर्स की मसूरी ब्लॉक अध्यक्ष जयश्री बिष्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स से सरकार बहुत काम ले रही है, जबकि उन्हें सिर्फ मानदेय दिया जा रहा है। लंबे समय से राष्ट्रीय कर्मचारी घोषित करने की मांग उठाई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 20 फरवरी से आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिका बहिष्कार पर उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो निर्वाचन संबंधी कार्यों का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाएगा। देखिए, ये धरना पिछले 20 तारीख से हम लोगों का पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है और यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यकर्तियाँ हैं जो असमर्थ हैं नीचे जाने में, देहरादून जाने में सांकेतिक धरना। इसलिए हमने ये निर्णय लिया था कि एक दिन का हम यहाँ पे सामूहिक धरना करेंगे ब्लॉक स्तर पर जी, कि जो कि हमारा जो इस लेटर के माध्यम से जितनी भी ये मांगे हैं सारी जेन्युइन मांगे हैं। C2 के माध्यम से हम लोगों ने ये जो मांगे रखी है पिछले 20 तारीख से हम लोग ये, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को हम लोगों की सुननी चाहिए जो जेन्युइन मांगे हैं। हमारी सबसे पहले तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 26,000 रुपये न्यूनतम मानदेय दिया जाए और जो हमारा विभाग से अलग कार्य कराया जाता है, हम लोगों को BLO की ड्यूटी कराई जाती है, पोलियो की ड्यूटी कराई जाती है, वो उस हिसाब से यदि ड्यूटी करवा रहे हैं तो उस हिसाब से हमें मानदेय भी दिया जाए। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।